अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वकार अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो। वेयर इज़ न्याज। ये एक छोटा सा जुमला है कि न्याज कहाँ है, लेकिन ये एक मकूला नुमा, आप समझिए एक मकूला नुमा, एक छोटा सा फ़िक्रा है। और इसकी कहानी ये है कि ये गांव में बहुत मकबूल है। एक गांव है जिसका भी मैं रिवील नहीं करूंगा नाम, एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा गांव है जहाँ पे ये फ़िक्रा गूंजा करता था और पूरा गांव जो है वो न्याज को ढूंढा करता था। न्याज एक बच्चा था और हर तरफ आवाज़ आ रही होती थी कि वेयर इज़ न्याज। कुदरत ने उनको टांगों से महरूम किया, माजूर थे, छोटा बच्चा था। और उसके बाद जब वो कहते थे ना वेयर इज़ न्याज, तो न्याज हमेशा किसी ऐसी जगह पे होता था जहाँ पे किसी का वहमो गुमान नहीं होता था कि यहाँ पे भी न्याज हो सकता है। वो किसी दरख्त के बिल्कुल टॉप पे, किसी सफ़ेदे के दरख्त के, या कहीं दरिया के नीचे, या किसी पहाड़ के अंदर। तो वेयर इज़ न्याज जो है वो बड़ा एक मकूला बड़ा मशहूर हुआ और आज भी उसकी गूंज उस गाँव में आती है, आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन नाज़रीन, बात यह है कि वो जो न्याज है वो बाद में बड़े हो गए और उन्होंने बैनुल-अक़वामी शोहरत पाई, बहुत बड़े आर्टिस्ट हुए। लेकिन बहुत सारे लोग आप में से उससे वाकिफ़ होंगे न्याज़ुद्दीन से, लेकिन बहुत सारे जो नहीं वाकिफ़, उसकी वजह यह है कि वो मीडिया में आने से ज़रा रिलेक्टेंट रहते हैं। और आज हमारे एक्सप्रेसो का हिस्सा होंगे, बहुत उनकी मतलब उनका खलूस है, उनकी मोहब्बत है कि वो यहाँ पे आएंगे। ये हमारे प्रोग्राम की आज बहुत ही ख़ास बात है। बहुत ही स्पेशल गेस्ट है न्याज़ुद्दीन, उनसे बात करेंगे। और इसके अलावा जब गर्मी की हम अगर बात करें तो गर्मी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। लाहौर में जो महसूस किए जाने वाला टेम्परेचर है वो तकरीबन 47 हो चुका है और इसके बारे में कहा जा रहा है, महकमा मौसमियात ये बता रहा है कि ये लाहौर में मज़ीद बढ़ेगा। मैदानी इलाकों का ओवरऑल तकरीबन कमो बेश यही सूरत हाल है। और अगर हम ऊपर चले जाएं पहाड़ों की तरफ तो ग्लेशियर्स के हवाले से जो फिनोमेना है वो भी काफ़ी ख़तरनाक यानी सुनाई दे रहा है कि आगे फ्लैश फ्लड्स के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। और फिर मानसून के हवाले से भी मामला है, इस पर भी बात करेंगे, इसी प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो एक गर्मी है वो नज़र आ रही है क्रिकेट के मैदानों के हवाले से, यानी T20 के वर्ल्ड कप के हवाले से। जो क्रिकेट के जो शायकीन हैं वो बहुत बेचैनी के साथ इंतज़ार कर रहे हैं वर्ल्ड कप के इवेंट का। और उसके साथ जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के 4 मैचेस की जो सीरीज़ है उसमें अब बदकिस्मती से पहला एक जो मैच नहीं हो सका क्योंकि वो बारिश हो गई, लेकिन बाकी 3 मैचेस हैं। और अगर 4 मैचेस होते तो हो सकता है कि 2-2 का डिसाइसिव हो जाता, बराबर हो जाता। लेकिन अब तो डिसाइसिव होगा, अब तो फैसला कौन, क्योंकि 3 मैचेस है, इम्कान ज़्यादा हो जाएगा फैसला होने का। T20 जो वर्ल्ड कप है उसके हवाले से भी टीम अभी तक अनाउंस क्यों नहीं हो सकी। कहा यह जा रहा है कि PCB सोच विचार कर रही है। यकीनन वो सोच विचार कर रही है और जब आप सोच विचार करते हैं तो फिर शायद फैसला जो है वो बहुत डिले हो जाता है। आज आखिरी दिन है फैसले का, ये फैसला होगा कब होगा, यानी टीम जो मेंबर्स हैं वो कौन होंगे, इसके हवाले से आज जो है फैसला, ये आज बेसिकली डेडलाइन दी हुई है उसको ICC ने। तो इस पर भी बात करेंगे और टीम में क्या हो रहा है और आगे क्या होने जा रहा है। और पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो सीरीज़ है बाकी 3 मैचेस, उसके हवाले से हमारे साथ इस वक्त यूसुफ अंजुम हमारे जो रिपोर्टर हैं वो हैं, और अहमद नजीब सत्ती साहब जो हैं वो हमारे साथ है। तो अहमद साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप क्या देख रहे हैं, ये जो T20 वर्ल्ड कप है इसमें जो अभी कुछ शुरू में कुछ ऐसी अजीब व गरीब चीज़ें नज़र आ रही है। मसलन अमेरिका को अगर हम देखें, अमेरिका की बिल्कुल नई टीम है और उसने बांग्लादेश को जो है वो 2 T20s में बिल्कुल आउट क्लास कर दिया है। फिर पाकिस्तान का भी जो था वहाँ पे कोई एज पर एक्सपेक्टेड नहीं खेला शुरू में, जो आयरलैंड के हवाले से जो हमारे मैचेस हुए हैं। तो कुछ T20 में क्या होने जा रहा है पाकिस्तान के परस्पेक्टिव में पूछ रहा हूँ, कुछ सरप्राइजेस कारकर्दगी के हवाले से आप देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान तो हमेशा फुल ऑफ सरप्राइजेस होता है। ये तो टीम को कहा जाता है कि टीम ऑफ मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम, कि इसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ये आए जीतने पे तो बड़ी बड़ी टीम को हरा दे ऑन द डे, और हारने पे आए तो आयरलैंड और बांग्लादेश जैसी टीम से हार जाए। तो पाकिस्तान की टीम के हवाले से दुरुस्त पेशगोई करना तो वो किसी के बस की बात नहीं है। बड़े बड़े जो क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं वो तो ये बात कह चुके हैं। बाकी जहां तक आपने अमेरिका की बात की है, तो देखिए अमेरिका के जो मकामी लोग हैं वो अब भी इस खेल से नाचना है, और ये सारी जो क्रिकेट है वो एशियन कम्युनिटी जो वहां पर मुकीम है वो चला रही है। और वही लोग जो है वो ज्यादातर मुंतजमीन है इस वर्ल्ड कप के, और आपको वही लोग जो है वो ये पाकिस्तानी, इंडियन, कुछ लोग न्यूजीलैंड से प्लेयर, ऐसा मिक्स कल्चर, मल्टी कल्चरल प्लेयर आपको नजर आते हैं
जो कि अमेरिका की टीम के लिए खेल रहे हैं, डिफरेंट टीम्स की जो नेशनल साइड से पहले खेला करते थे या अच्छे प्लेयर की डोमेस्टिक क्रिकेट के, वो अमेरिका जाके सेटल्ड हुए। तो इस वजह से अमेरिका ने बांग्लादेश को जो है वो बड़ी आसानी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर बड़ा अपसेट था कि 2 मैचेस हरा दिए। तो पाकिस्तान जो है वो उनको, उनकी तैयारी तो अच्छी नहीं है, वो कभी भी अच्छी नहीं होती है, लेकिन यह है कि इनको अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा वर्ल्ड कप से पहले अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं। अहमद जी, मुझे बताइए, आपने कहा कि पाकिस्तानी टीम के हवाले से दुरुस्त पेश गोई नहीं की जा सकती, बहुत फुल ऑफ सरप्राइजेज है वगैरह वगैरह, लेकिन आप समझते हैं कि आज जो साइंसी हवाले से देखा जाए, यानी जो ट्रेनिंग्स जिस तरह होती हैं और जिस तरह अब ऑस्ट्रेलिया है या कोई भी अच्छी टीम जो है, अच्छी टीम के बारे में आप पेश गोई कर सकते हैं उसकी कारकर्दगी के हवाले से, ये जो है ये किसी जगह पे गफलत या नाअहली हम इसको कह सकते हैं कि अगर हम इसको, यानी इसको नॉर्मली हम प्राइड के तनाजुर में कहते हैं, फ़ख्र के तनाजुर में कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम जो है वो बड़ी अनप्रडिक्टेबल है वगैरह वगैरह। आई थिंक कि ये कोई गफलत या उस तरफ नहीं जाता ये मामला। देखिए, पाकिस्तानी टीम के लिए अनप्रेडिक्टेबिलिटी हम इसीलिए कहते हैं ना कि जो प्रेडिक्टेबल वो मुल्क होते हैं जो कि जिनका मुल्क का सिस्टम अच्छा होता है क्रिकेट का, जिनका स्टेबल सिस्टम होता है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, जिसमें उनके क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन होते हैं वो जो है इलेक्ट होके आते हैं, सिलेक्ट होके नहीं आते हैं। तो ए टू जी जो चीजें होती है वो सही होती है। पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ ना, क्रिकेट का सिस्टम ठीक है, ना शफाफ है, ना आपके चेयरमैन से लेके नीचे लोग मेरिट पर आते हैं, ना आए हैं। तो और तो ये सब, और आप देखिए पूरी सबने स्क्वाड अनाउंस कर दिया। आप इसी वजह से, आपने अभी तक स्क्वाड अनाउंस नहीं किया है, तो इसी वजह से तो हम अनप्रेडिक्टेबल हैं कि हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। जब सिस्टम होता है तो स्टेबिलिटी आती है, तो कंसिस्टेंसी आती है। मुझे बताइए, ये बताइए कि ये जो शादाब खान है, ये मतलब मुकम्मल फिट है और उन्होंने नेट में बड़ी अच्छी बॉलिंग की, इस वजह से हसन अली को ड्रॉप किया गया, मगर कौमी स्क्वाड में फास्ट बॉलर ज़की आयरलैंड के खिलाफ सीरीज़ में अच्छी खासी उनकी धुलाई हुई है, और इसके अलावा जो स्पिनर थे इब्रार अहमद, उनको भी मौका नहीं दिया जा रहा। तो क्या वजह देखते हैं? देखिए, हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनकी धुलाई अब हो ही रही है। यानी मैंने देखा कि पिछले काफी अरसे से वो बड़े एक्सपेंसिव रह रहे हैं, और जो उसमें उसकी मुझे बुनियादी वजह जो ये नजर आती है कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं ये लंबी क्रिकेट नहीं खेलते हैं, लॉन्ग फॉर्मेट ना। तो जब आप लॉन्ग फॉर्मेट नहीं खेलते हैं तो आपके जो क्रिकेट का स्किल होता है, बॉलिंग का स्किल होता है, वो छोटा रह जाता है। फिर टीम के मसाइल, बार बार कप्तान तब्दील होना, चेयरमैन तब्दील होना, तो माहौल भी अच्छा नहीं है। वो भी बड़ा फर्क डालता है आपको कि टीम के अंदर आते हैं तो जब माहौल में तनाव होता है तो वो भी आप अपना 100% आउटपुट नहीं दे पाते हैं। तो फास्ट बॉलिंग जो हमारी स्ट्रेंथ हुआ करती थी, एट द मोमेंट वो स्ट्रगल कर रही है। यानी कि वो अभी ऐसा महसूस नहीं होता कि वो कोई हमारी स्ट्रेंथ इस वक्त है जो कि वो परफॉर्म कर रही है। यूसुफ भाई, यूसुफ अंजुम इस वक्त हमारे साथ हैं, और अभी हम बात कर रहे थे अहमद साहब के साथ कि ये जो सोच विचार काफ़ी तवील हो गया है और आज आखिरी दिन है, कौमी टीम जो है उसका ऐलान करना है। ये आपके पास क्या खबरें हैं इस हवाले से, कब तक ये ऐलान हो जाएगा और इस कदर डिले की क्या वजह? इमरान भाई, आज ही टीम का ऐलान होगा, क्योंकि आज आखिरी तारीख है 24 मई, जिसको आईसीसी ने डेडलाइन दी थी पाकिस्तान और दीगर जो ममालिक टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं उनकी टीमों के ऐलान के लिए। आज अगर पाकिस्तानी टीम का ऐलान किसी वक्त भी मुतवक्को है, मेरे ख्याल में 22 बजे से पहले कर दिया जाएगा। इसके बाद क्योंकि जो तारीख होगी इसमें तब्दीली की टीम में, उसका इख्तियार चला जाएगा आईसीसी टेक्निकल कमेटी के पास। अच्छा। और उसके लिए भी ज़रूरी होगा कि अगर आपने कोई टीम में तब्दीली करनी है तो वो कोई लड़का इंजर्ड हो, और वो उसकी सूरत में ही आप उसको रिक्वेस्ट करेंगे, फिर वो उसकी जायज़ा लेकर रिपोर्ट्स का, मेडिकल का, उसके बाद ही तब्दीली का वो फैसला, उसकी मंजूरी देंगे। क्योंकि पाकिस्तान टीम के पास इस वक्त ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। हसन अली हारसरूफ के मुतबादल के तौर पर टीम का हिस्सा बने थे 18 रुकनी टीम का, जो इस वक्त इंग्लैंड में है। हसन अली को अब घर भेज दिया गया क्योंकि हारसरूफ मुकम्मल फिट हो गए। अब इशू ये कि पाकिस्तान के पास 2 खिलाड़ियों को ड्रॉप करना, जिनमें ज्यादातर इम्कान है कि सलमान अली आगा और उसके साथ साथ जो इरफान खान, नियाजी, नए लड़के हमारे यंगस्टर है, उनको ड्रॉप किया जाएगा। हमारे पास क्योंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा था कि जो हेड कोच नए गैरी क्रिस्टन है वो खिलाड़ियों के साथ बातचीत भी कर लें और हर खिलाड़ी के साथ उनकी खुद से वो करीब से अपनी बैटिंग और परफॉर्मेंस का भी वो जायजा ले रहे हैं। क्योंकि हेड कोच अभी नए हैं, 3 दिन पहले ही उन्होंने टीम को ज्वाइन किया, तो इसलिए वो चाह रहे थे कि मैं लड़कों से मिलूं, उसके बाद ही टीम को फाइनल किया जाए। ऊपर से पाकिस्तान का जो लीड्स में एक मैच था जिसमें उन खिलाड़ियों को टेस्ट किया जाना था, जिसमें खासतौर पर मुकाबला था सलमान अली आगा का, अब्बास अफरीदी और उसके साथ साथ उस्मान खान के साथ।
तो क्योंकि वो मैच भी अब नहीं हो पाया बारिश की वजह से, तो इसलिए जो ऐलान था वो भी अब उसको थोड़ा रुकना पड़ा, सोच विचार ज्यादा करनी पड़ी है। नहीं, ये क्योंकि सोच अब विचार, ये यूसुफ भाई ये बताइए कि ये जो सोच विचार ज़्यादा करनी पड़ी है, बाकी टीमें जो हैं उन्होंने अनाउंस भी कर दिया, और सुना यह है कि यहाँ पे भी टीम जो है उसकी फाइनल सिलेक्शन हो गई, उनको बता भी दिया गया है, सिर्फ जो है अनाउंसमेंट या उसका जो ऐलान है उसमें देर हो रही है। देखिए, पाकिस्तान टीम के बाद आपको पता कि 7 सिलेक्टर्स हैं जो हर वक्त टीम के साथ रहते हैं, खिलाड़ियों के साथ उनका राब्ता होता है। तो हैरानकुन तौर पर है कि पाकिस्तान टीम ही वो वाहिद मुल्क है जिसने अभी तक टीम का ऐलान नहीं किया। देखिए, तमाम मुमालिक अपनी टीमों का ऐलान कर चुके, उनको अपने खिलाड़ियों पर एतमाद है, लेकिन हमारे क्या करें कि हमेशा की तरह यही होता है कि कोई लड़का अनफिट है, उसकी परफॉर्मेंस का मेयार कैसा है। अभी तक जो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस है, खासतौर पर इसमें आजम खान है, उस्मान खान है, जो तो थी उसके मुताबिक वो परफॉर्म नहीं कर पाए। इसलिए पीसीबी को हो सकता है कि टीम इंतजामिया को अपना फैसला लेने में जरा मुश्किल का सामना करना पड़ा हो। तो फिर हैगा इवेंट है, वो गलती की गुंजाइश को छोड़ना नहीं चाहते, और उसके बाद चूंकि तब्दीली उनके इख्तियार में नहीं होगी, इसलिए उन्होंने टाइम लिया। ऊपर से हेड कोच भी नहीं थे, तो जिसकी वजह से थोड़े से ये मामला जो पाकिस्तान टीम के साथ हुए हैं, इस वजह से टीम का ऐलान आज तारीख से होगा। तो आज हकीमी तौर पर टीम का ऐलान कर दिया जाएगा, जिसमें से सलमान अली आगा के साथ इरफान नियाजी को टीम से ड्रॉप करके ट्रैवलिंग स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा। बाकी 15 रुकनी टीम ही पाकिस्तान के लिए जो मुमकिन तौर पर है वही वहाँ उसके लिए ट्रैवल करेगी, और ये कुछ उनको ये आखिरी मैच खेलने के बाद 30 तारीख वाला इंग्लैंड के साथ ये पाकिस्तान की टीम डैलस के लिए रवाना हो जाएगी। ठीक है, अहमद अजीब सत्ती साहब, ये बताइए, गैरी क्रिस्टन ने अभी जान की है, मतलब उनकी जो एक्सपर्टीज़ है, उनकी जो महारत है, उसके असरात हम इस इवेंट में देखेंगे या ये थोड़ा सा अभी जल्दी है? मतलब बहुत शार्ट टाइम है, वो खिलाड़ियों से मुलाकातें भी कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या उनकी जो एक्सपर्टीज़ या उसकी महारत है उसका कोई अक्स मज़र हमें नज़र आएगा टीम की परफॉर्मेंस में? देखिए, थोड़ी बहुत मेंटोरिंग कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प आउट कर सकते हैं, आप ये कहें कि बेटर स्ट्रैटेजी माइट बना सके। लेकिन पाकिस्तानी टीम जो भी परफॉर्म करती है इस वर्ल्ड कप में, इसमें मेरा ख्याल है कि गैरी क्रिस्टन साहब को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक कोच को आपके प्लेयर्स को मुकम्मल हम आहंग होने में, आपके मुल्क का क्रिकेट सिस्टम अंडरस्टैंड करने में, थोड़े अपने पैर जमाने में कम से कम 6 माह लग ही जाते हैं। तो उनके आने से फर्क, तो इंस्टेंट जो फर्क पड़ता है वो तो पड़ना चाहिए मेरा ख्याल है स्ट्रेटेजी मेकिंग में। लेकिन ये है कि बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, मुझे इस पे थोड़ा सा है, क्योंकि हर चीज को एक वक्त चाहिए होता है। ये बहुत शॉर्ट टाइम पर अभी तो पहुंचे हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओपनिंग के हवाले से बताएं, ये जो ओपनिंग का मसला हल हो जाएगा इस दफा? मतलब कई ऑप्शंस हैं इस पर। पाकिस्तान में महंगाई और ओपनिंग दो ऐसे मसले में लगता है कि होंगे। तो बहरहाल देखिए, होता यह है कि आपने साहिब अयूब के साथ एक नई जिद्दत की तरफ जाने की कोशिश की कि हमें एक ऐसा लड़का चाहिए जो कि ज्यादा अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेले। कोशिश करने में बुराई नहीं है, आपने एक कोशिश की, एक प्रोसेस को फॉलो किया, लेकिन प्रोसेस चलाने वाले कौन है जिन्होंने प्रोसेस देखना है? वो खुद, उनको पता नहीं है प्रोसेस क्या होता है। तो ये होता ही है कि कम से कम आपने जो भी डिसाइड करना था कि ओपनर यही है, ये इनमें कोई तब्दीली होगी, ये कम से कम 2 सीरीज पहले डिसाइड हो जाना चाहिए। और फिर जिसको आपने तय कर दिया कि ये वर्ल्ड कप में ओपन करेंगे, फिर उन्हीं से ओपन कराएं, ताकि वर्ल्ड कप जाने से पहले उनको अपने रोल की क्लैरिटी भी हो और वो बिल्कुल सेटल्ड हो अपने रोल के ऊपर। हम एक सीरीज पहले भी एक्सपेरिमेंट की सिचुएशन में फंसे। अब आखिरी सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ अभी 3 T20 आज होगा, तो हम एक्सपेरिमेंट में फंसे हुए हैं। तो जब तैयारी नहीं होती, कंफ्यूजन होती है, विजन क्लियर नहीं होता, तो फिर ऐसा ही होता है। तो बहरहाल ओपनर कभी साइम और बाबर हो जाते हैं, कभी साइम और रिजवान हो जाते हैं। तो अब देखें वर्ल्ड कप में फिर कौन सी जोड़ी ओपन करेगी। यूसुफ भाई, ये बताएं, ये जो ओपनिंग है, ओपनिंग मतलब काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि चलें ठीक है, हमें कुछ एक स्टैंड मिल जाता है, और स्पेशली तकरीबन यानी पहले 3 विकेटें जो हैं, ये पहली 2 विकेटें जो हमें 50, 60, 70 स्कोर मिल जाता है। मसला जो है वो जहाँ डिसाइसिव या फैसला कौन मामला है वो मिडिल आर्डर का है। तो आप समझते हैं कि ये जो मिडिल आर्डर में हमारी कोई रीढ़ की हड्डी कौन हो सकती है, या मिडिल आर्डर का हमारा मसला जो है ये हल हो सकता है, स्पेशली T20 वर्ल्ड कप है? देखिए, पाकिस्तान टीम के पास इस वक्त टीम में 5 ओपनर्स हैं, उनमें से किसी को भी ट्राई किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि साइम अयूब एक तो हमारे कन्फर्म ओपनर है, और उनके साथ साथ बाबर आजम अगर ओपन करने जाते हैं तो उसमें कंफर्टेबल ज्यादा होते हैं। बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात का इजहार किया कि वो ओपनिंग के तौर पर ज्यादा अच्छा अपने खुद को एडजस्ट करने में काबिल होते हैं। लेकिन उनका वो इशू है कि वो थोड़ा सुस्त खेलते हैं, लोग तनकीद भी करते हैं कि जिस तरह उनको
इब्तदाई ओवर में पावर प्ले का फायदा उठाना चाहिए, वो उस तरह उठा नहीं पाते और यही वजह के पाकिस्तान टीम का स्कोर कभी भी 160-170 से ज्यादातर मैचेस में ऊपर नहीं जा पाता। इसलिए उन्होंने अब ये इंग्लैंड के खिलाफ ट्राई किया, रिजवान को ऊपर लाकर उसके बाद बाबर नंबर दूसरे पे आते रहे 1-1 पोजीशन पर, और उसके बाद हमारे पास जो आयत रह जाती है फिर वो घुमा के फखरुजमान आ जाएंगे, इफ्तिखार अहमद हो गए, उस्मान खान हो गए। तो ये ओपनर्स ही हैं जो मिडिल ऑर्डर के दौर के तौर पर भी इसमें हमें वर्ल्ड कप में भी नजर आएंगे। हमारे पास और कोई चॉइस ही नहीं है। इसका मतलब ये कि हमारा जो सिस्टम है वो खिलाड़ियों को तैयार ही नहीं कर रहा है जिस तरह उनको करना चाहिए। सिर्फ ओपनर्स ही हमें मिल रहे हैं, मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन क्योंकि हमें अभी तक ऐसा नजर नहीं है जिस पर हम एतमाद कर सकें। चलें, उम्मीद है यूसुफ भाई इस दफा हो सकता है ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह डिफाइंड हो जाएं, मिडिल ऑर्डर भी और ये जो T20 वर्ल्ड कप है इसमें। और बहुत शुक्रिया आपका। अमर भाई आपसे एक सवाल ज़रूर है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ के हवाले से ये बहुत ही अहम है। एक तो चले बारिश की नज़र हो गया मैच है, लेकिन बाकी 3 मैचेस जो हैं इस वक्त हैं हमारे पास। ये सीरीज़ अगर हम जीत जाते हैं तो इसके क्या असरात हो सकते हैं आने वाले इस वर्ल्ड कप में, नफसियाती हवाले से भी और ऑफकोर्स वैसे फिजिकल फिटनेस के हवाले से भी इनके क्या असरात होंगे अगर हम ये सीरीज़ जीतते हैं, और अगर हारते हैं तो क्या असरात होंगे? देखिए, अगर जीत जाते हैं तो इसके बहुत पॉजिटिव असरात होंगे, क्योंकि इंग्लैंड बहुत सख्त टीम है, बहुत तगड़ी टीम है अपने घर में, स्पेशली T20 फॉर्मेट में। और हम एक बहुत कॉन्फिडेंट माइंडसेट के साथ वर्ल्ड कप में जाएंगे। और अगर हार जाते हैं तो फिर कोई बात नहीं, रूटीन की बात है, 2 साल से हार ही रहे। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। उम्मीद हम ये करते हैं कि T20 जो कप है इसमें बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। और उससे पहले लेकिन ये जो 3 मैचेस हैं इंग्लैंड के साथ ये बहुत अहम है और ये बहुत ही क्रूशल। एक तो ये है कि ये डिफाइन कर देंगे मिडिल ऑर्डर को भी और ओपनिंग को भी, हमारे जितने भी तजुर्बात हैं उसके हवाले से ये बहुत अच्छा, कबल अज़ वक्त जो तैयारी है उसके हवाले से बहुत अच्छा है। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, मतलब एक छोटी सी ब्रेक है, एक शॉर्ट ब्रेक है, और उस ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से बात करेंगे, मौसम के हवाले से बात करेंगे। एक शॉर्ट सी ब्रेक है, स्टे विद अस। वेलकम बैक। और बात करेंगे गर्मी के हवाले से। गर्मी के हवाले से कुछ विजुअल्स जो हैं वो अभी आप देखेंगे, तो इन विजुअल्स में एक मंजर आपको नज़र आएगा, बड़ा टिपिकल सा मंजर है। अमूमी तौर पे आपको इन विजुअल्स में यानी पाकिस्तान में ये मंजर आपको नज़र आता है जिसमें मोटरसाइकिल सवार ने कपड़ा एक डाटा सा बांधा होता है और पूरा नकाब और वो सारा किया होता है, जो कि अच्छी बात है। उसकी वजह यह है कि वो हीट से और गर्मी से प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन अगर हेलमेट पहन लें तो इसमें भी तो कोई मजायका नहीं है ना, मतलब दोनों तरह की प्रोटेक्शन हो जाए। सार भी बचे, अल्लाह ना करे अगर कोई हादसा हो, लेकिन हेलमेट नहीं पहनना। और अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो हेलमेट के बगैर होते हैं, हालांकि बहुत ही अहम चीज़ है। अभी हम बात करेंगे गर्मी के हवाले से और आपको बताएं कि मुल्क भर में मैदानी इलाकों में गर्मी का मुकम्मल तौर पर राज है और झुलसा देने वाली धूप ने मामूलाती ज़िंदगी जो है वो बहुत ही शदीद मुतासर कर रखे हैं। लाहौर में गर्मी की शिद्दत जो है वो 47 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है, फील लाइक। और महकमे मौसमियात ने लाहौर में भी गर्मी की शिद्दत के हवाले से कहा है कि इसमें अभी इजाफे का इम्कान है। और उधर अब कराची की बात करें तो उधर भी गर्मी की शिद्दत बरकरार है और शहर में पारा जो है वो कोई 39 डिग्री तक पहुँच चुका है। और इंतज़ामिया की जानिब से वहाँ पे शहर में मुख्तलिफ मकामात पर हीट रिलीफ कैंप यानी हीट वेव के हवाले से कैंप कर दिए गए हैं। और वज़ीर-ए-आज़म की जो कोऑर्डिनेटर बराए मौसमियाती तब्दीली रोमीना खुर्शीद साहबा हैं, उन्होंने ख़बरदार किया है कि मुल्क में जारी हीट वेव की जो लहर है वो जून के आखिरी हफ्ते तक बरकरार रहने का इम्कान है। इसका मतलब है कि ये ईद वाला जो मामला है ये भी बीच में आ रहा है और पूरा महीना। और उनका कहना यह है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में सर फहरिस्त है और पाकिस्तान का ग्लोबल वार्मिंग में शामिल होना कुदरती नहीं, लेकिन हम इनको कह सकते हैं कि ये इंसानी वजूहात की वजह से है। हमारी जो फसलें हैं, हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, वो मौसमियाती तब्दीलियों के असरात उन पर मुरतब हो रहे हैं। और पाकिस्तान जो है वो ग्लेशियर्स के हवाले से आपको मालूम है कि कुछ 7000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स रखता है, दुनिया में बहुत बड़ा ऐसा है नॉर्थ पोल के बाद। तो उसके हवाले से पाकिस्तान जो है इंतहाई हसास मुल्क है इस हवाले से। और गिलगित बल्तिस्तान में गर्मी के बायस यही ग्लेशियर्स जो हैं उनके पिघलने का जो उससे जो सैलाब का ख़तरा है, जो फ्लैश फ्लड्स का ख़तरा है, उसके हवाले से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मरियम शब्बीर साहबा, माहिर माहौलियात हैं। बहुत शुक्रिया मरियम साहबा, आपने ज्वाइन किया। इस वक्त क्या सूरत हाल है और वो जो ग्लोबल वार्मिंग जो किसी ज़माने में हम कहा करते थे कि ये बस किसी टेक्स्ट बुक्स का और हमारे निसाब का या मीडिया में कभी कभी बात हो जाती थी,
आज तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत मुकम्मल तौर पर हमारे सामने आ रही हैं। क्या कहेंगे इसके हवाले से? जी, बिल्कुल आपने सही बताया कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो दर्जा हरारत में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है गर्मियों में, और सैलाब जिस तरह बढ़ रहे हैं, हीट वेव्स आ रही है, जो हीट वेव की फ्रीक्वेंसी है और जो ड्यूरेशन है, आप देखेंगे जैसे आपने एक सेगमेंट के स्टार्ट में भी बताया कि पूरे जून तक हीट वेव्स का जो है वो अंदेशा है, और मौसम ज़्यादातर ड्राई रहेगा और टेम्परेचर दर्जा हरारत 40 से 50 के बीच जो है वो पाकिस्तान के जो ज़्यादातर इलाके हैं उनमें इसी किस्म का रहेगा। तो ऑफ कोर्स ये एक इंडिकेशन है आपकी जो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो आपकी हुई है, और ऑफ कोर्स आपको जो उसके इम्पैक्ट हैं वो आपको इसी तरह से नजर आते हैं। जो एक्सट्रीम वेदर है, आपके हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट आपको नजर आते हैं, आपको इन्वायरमेंट के ऊपर उसके इम्पैक्ट आपको नजर आते हैं ऑफ कोर्स। तो व्हाट मेक्स इट वर्स कहने का मकसद ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ये पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन एशियन कंट्रीज में, पाकिस्तान और हमारे जो हमसाया ममालिक हैं, उसमें जो वर्स इस चीज को बनाती है वो ऑफ कोर्स आपका प्रिपरेशन आपकी कितनी है वो इसको वर्स बनाती है, और आपकी गवर्नेंस इसको टैकल करने की किस तरह की है वो इस चीज को वर्स बनाती है, और आपको इम्पैक्ट भी हीट वेव्स के दौरान लोगों को जो नजर आता है वो इसी किस्म का आता है। मरीम साहब, मसला ये है कि जो आप कह रही हैं कि आप अपने आप को पहले से तैयारी रखें या तैयार होना चाहिए। मतलब इसके अगर हम देखें तो दो सतह हैं। एक तो ये है ना कि बैन अवी सतह है। बैन अवी सतह मुराद ये तो तमाम ममालिक और वो तमाम क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत बड़े इकदाम उठाने की ज़रूरत है। एक है कि आपने ममालिक की सतह पे या नीचे कम्युनिटी की सतह पे आपने किया। जिस तरह हम गिलगित बल्तिस्तान की मिसाल लेते हैं तो वहाँ पे कोई 35,000 लोगों को जो इस तरह की डिज़ास्टर्स आते हैं इस तरह उसके हवाले से उनकी तरबियत की गई है, या वहाँ पे 200 मराकज़ भी हैं। ओवरऑल आप समझती हैं कि हमारी कम्युनिटी को इस हवाले से तरबियत दी जा रही है? मसलन मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूँ कि हमारे यहाँ गर्मी को दूर करने के लिए लस्सी और फालसे का जूस, और इससे गर्मी दूर होती है। मतलब कभी हमने ये इकदाम नहीं किए कि दरख्त लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी दरख्त से दूर होगी, ज़्यादा लस्सियाँ पीने से नहीं होगी। मेरा मतलब कम्युनिटी का वो तस्वर जो है क्लाइमेट चेंज के हवाले से उनकी तैयारी, उसको किस तरह देखती हैं आप? जी बिल्कुल, प्रिपेयर करने के लिए जो ग्रास रूट पे आपकी कम्युनिटीज होती हैं उन्हीं को प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि वही ऑन ग्राउंड होती हैं, वही अपनी हेल्प भी कर सकते हैं और लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं। और जैसा कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप जो है वो डिफरेंट लेवल्स पे इसकी ज़ाहिर तैयारी होती है। एक तो आप कम्युनिटी लेवल पे तो ऑफ कोर्स आप कम्युनिटीज को इन्फॉर्म करते हैं, कम्युनिटी वेल इन्फॉर्म हो ही जाती हैं जब वो एक्सपीरियंस कर रही होती हैं, तो वो किस तरह से दूसरे कम्युनिटी मेंबर्स की हेल्प कर सकती हैं। एक तो ये चीज़ है, लेकिन दूसरी आप देखें कि जैसे दरख्त लगाना, ट्रांसपोर्टेशन जो आपकी है सस्टेनेबल होनी चाहिए, उस पर उसके हवाले से करना, जो आपकी हाउसिंग सोसाइटीज जो आपकी बहुत बड़ी कल्प्रिट हैं इसमें, वो करती ये हैं कि जो आपके 2-4 दरख्त लगे होते हैं उसको भी क्लियर करके कंस्ट्रक्शन का काम आपको हर जगह आपको बड़े शहरों में, इवन के इस्लामाबाद देखें कितना छोटा सा होता था, फैल के बहुत बढ़ गया हुआ है। टेक्सला तक आपको वहां तक नजर आता है, इस्लामाबाद के सेक्टर्स बने हुए, मरी तक फैले हुए इस्लामाबाद के सेक्टर्स कहते हुए आते हैं। तो इसे कहने का मकसद ये है कि हर शहर बहुत एक्सपेंड करके जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं वो क्लियर कर देती हैं आपके जो वेजिटेशन कवर होता है, लेकिन सिर्फ दरख्त लगाने से कुछ भी नहीं होगा। आपको जो प्रिपरेशन में ये भी आता है कि आप किस कदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो उसकी डिमांड होगी वो कितनी आप पूरी करते हैं जब हीट वेव जिस दौरान, क्योंकि लोगों को ऑफ कोर्स बिजली चाहिए होगी कि जो एसी अफोर्ड नहीं कर सकते या कूलर अफोर्ड नहीं कर सकते, वो एटलीस्ट उनके ऊपर पंखा तो चल रहा हो, हालांकि वो भी बहुत गर्म देगा। ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेट करें, यानी कि पानी का बहुत बड़ा मसला बड़े शहरों में, जैसे खासतौर पर कराची में कि वाटर टैंक्स माफिया आपको नजर आता है। तो जो गवर्नमेंट्स है वो यकीनी बनाएं कि शहरियों को पीने का पानी अवेलेबल है और फिर बिजली अवेलेबल है कि वो बर्फ बना के ठंडा करके पानी पी सके। मरीम साहब, अभी इन दिनों में सोशल मीडिया पे कराची की आपने बात की है, उनकी एक तस्वीर जो है कराची की वो काफ़ी वायरल थी कि जिसमें कब्रिस्तान जो है बीच में, उसमें तो दरख्त लगे हुए हैं, बट जहाँ जहाँ इंसानी आबादी है, जहाँ जिंदा लोग रह रहे हैं, वहाँ पे कहीं दरख्त का कोई नामो निशान नज़र नहीं आ रहा। एक तो ये कराची के हवाले से बताइएगा कि हमारे इतना बड़ा शहर, खूबसूरत शहर जो है, उसमें दरख्त नहीं है। और दूसरा ये कि मेरा अपना ताल्लुक एरिड जो एग्रीकल्चर बरानी इलाका है उससे है। इस तरह मैंने ऑब्ज़र्व किया कि हमारे यहाँ तकरीबन वो जो सायादार दरख्त होते थे ना, मतलब मैं अपने इलाके की बात करूँ, अपनी ऑब्जर्वेशन की बात करूँ, वो मुकम्मल तौर पे कट चुके हैं, कहीं नज़र नहीं आता। सायादार दरख्त से मुराद ये है वो जो बड़े शीशम के या आपकी जो टाली के या इस तरह के जो दरख्त होते हैं बरगद वगैरह के, जो सायादार बड़े दरख्त जो सदियाँ लेते हैं बड़ा होने में,
उनको हमने सबको काट दिया है। और ये जो एटीट्यूड है ये भी तो हमारा काफ़ी मनफी है। और कराची के वाले से बताइएगा कि हम क्या कर सकते हैं उसको वहाँ पे, क्योंकि हीट वेव का ज़्यादा खर्चा वहाँ होता है। जी कराची समेत जो बड़े शहर हैं, कोयटा है, आपका लाहौर है, इवन इस्लामाबाद में भी अब आपको मोर और लेस उसी तरह का हीट वेव का इम्पैक्ट नजर आता है। जो दरख्तों की हम बात कर रहे थे, बहुत इसमें मेजर फ्लॉ ये है कि जो हमारे रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं प्लांटेशन में, फॉर एग्जांपल, तो उसमें आई डोंट नो कि उनको किस किस्म के एक्सपर्ट गाइड कर रहे होते हैं प्लांटेशन के लिए। लास्ट टाइम में सितंबर में मेरा इस्लामाबाद का चक्कर लगा तो वहां पर मुझे खजूर के दरख्त नजर आए। आप देखेंगे इस्लामाबाद का क्लाइमेट किस तरह का है, वहां खजूर के दरख्त लगा रहे हैं। तो जो लोकल दरख्त हैं आपके जो इस्लामाबाद में, जैसे पहले पीपल का, शीशम का, जिसे धरेक लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, उस तरह के जो दरख्त होते हैं, ये आपको ठंड भी प्रोवाइड करते हैं, साए के साथ साथ आपके मच्छर को भी भगाते हैं। तो जो दरख्त है वो सिर्फ दरख्त लगाना मकसद नहीं है, बल्कि आप क्लाइमेट के हिसाब से और जो आपका एरिया है उसके हिसाब से दरख्त लगाना जरूरी है। कराची की आप बात करते तो कराची में जैसे मैंग्रोव कवर जो आपका है उसका इंक्रीज करना बहुत जरूरी है, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपको मैंग्रोव्स होते हैं वो मेजर सिंक होते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड का, और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी जो फिजा में होती है वही टेम्परेचर के बढ़ने का बायस होती है। तो अगर उसका सिंक बन जाता है, उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के लिए ज्यादा मैंग्रोव्स हम लगाते हैं, उसका कवर इंक्रीज करते हैं, तो उससे भी फायदा हो सकता है। और इसके अलावा जो आपके जो लोकल दरख्त हैं जो लोकेलिटी के हिसाब से हैं, जैसे कराची में आपको डिफरेंट मिलेंगे क्योंकि वहां पे आपको जो है वो नमी वाला ज्यादातर मौसम आपको नजर आता है। इवन सर्दियों में भी उस तरह से सर्दी नहीं होती है, बारिशें उस तरह से आपको नहीं मिलती हैं। इस तरह आप पंजाब की तरफ जाएं तो वहां पे आपको मुख्तलिफ किस्म के दरख्त लगाने चाहिए उसके क्लाइमेट के हिसाब से। गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाएं तो मुख्तलिफ होते हैं, मरी की तरफ जाएं तो ये जो रेलेवेंट मनीम साहब बहुत शुक्रिया। बल्कि मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए, आपने गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र किया, वहाँ पे प्लांटेशन जितनी मैंने देखी है वो तो खैर कामयाब देखी है, यानी 1980 से ऑनवर्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़बरदस्त हमें आगाही दी दरख्तों के हवाले से। और दरख्तों के हवाले से कोई लेजिस्लेशन होने का बहुत ही ज़रूरी इस वक्त ये वो टाइम है जहाँ पे कर लेनी चाहिए। जिस तरह हम दरख्त काट रहे हैं, जिस तरह हम जो इंडिजिनस हमारे जो दरख्त हैं जो कि साया देते थे, जो कि इस माहौल में उनका एक हिस्सा था, वो ख़त्म कर रहे हैं। और फिर ये जो शो ऑफ है ये ख़त्म होना चाहिए कि 1 मिनट के अंदर हमने इतने लाख दरख्त लगा दिए, और उन 1 लाख दरख्त लगा दिए या 50,000 दरख्त लगा दिए। 1 हफ्ते के बाद आप देखें उस जगह पे, उस साइड पे जाकर देखिए तो वहाँ पे आपको उन दरख्तों की हालत देखिए कि क्या हो चुकी होती है। मतलब ये जो शो ऑफ है, इसके बजाय एक स्पिरिचुअल, इसको एक इंतहाई कन्विक्शन के साथ, इंतहाई मोहब्बत के साथ हमें दरख्त जो है वो लगाने चाहिए। इस वक्त एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और इस शॉर्ट ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात करेंगे एक बहुत ही बेमिसाल शख्सियत, एक्टर और कॉमेडियन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, कंपोजर, बॉडी बिल्डर, राइटर और मतलब कमाल डिस्ट्रीब्यूटर रंगीला। बेमिसाल जुमलों और मुनफरिद अदाकारी से लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट और हंसाकर लोट पोट करने वाले वर्सटाइल अदाकार रंगीला के मदाह आज उनकी 19वीं बरसी मना रहे हैं। रंगीला एक अजीम अदाकार, गुलकार और हिदायतकार थे। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर ऐसे अनमिट नकूश छोड़े हैं कि इनके जिक्र के बगैर पाकिस्तानी फिल्मी तारीख हमेशा अधूरी रहेगी। ये थे अजीम रंगीला, बेमिसाल रंगीला। लेते हैं एक ब्रेक। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। इस घंटे में भी आपके लिए बहुत कुछ है, मगर अभी वक्त है हमारे सेगमेंट फ्लैग्स का, जिसमें सना हमायूं आज मुलाकात करवा रही हैं श्रीलंकन हाई कमिश्नर से। हेलो और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लैग्स। और आज मैं मौजूद हूँ श्रीलंकन हाई कमीशन में और यहाँ पर मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ हिज एक्सीलेंसी एडमिरल रविंद्र, द ओनली श्रीलंकन जिन्हें निशान इम्तियाज से नवाजा गया है। इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू आपको अपने शो में मदऊ करना मेरे लिए एजाज़ की बात। डेफिनेटली थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। Thank you very much. Let me start, as you have already stated, that
Pakistan is like becoming. आपने कहा पाकिस्तान आपका दूसरा घर है. आपको पाकिस्तान के लोग और ये मुल्क कैसा लगा? The environment, the people and the culture, and how do you feel about Pakistan in personal? Yeah, ma'am, as you know that I first came to Pakistan in 1995. मैं पाकिस्तान पहली बार 1995 में आया था। मेरा ताल्लुक नेवी से है और मैंने अपना स्टाफ लेवल कोर्स कराची से किया था। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान मेरे लिए दूसरे घर जैसा है। मेरी फैमिली पाकिस्तान में बहुत खुश है। पाकिस्तान के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। The warm Pakistani people. Fantastic. So, Your Excellency, जनाब सफ़ीर, पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन बाहमी ताल्लुकात को आप कैसे देखते हैं और कहाँ हम मज़ीद इनमें बेहतरी ला सकते हैं? Are being made to further strengthen our relationship. Yes, the Pakistan-Sri Lanka relation is पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। खास तौर पर हमारी अफवाज के माबेन बहुत अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है। लिबरेशन टाइगर और तामिल दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी जंग में पाक फौज ने हमारा भरपूर साथ दिया है। पाकिस्तान ने हमेशा बिना गर्ज के हमारी मदद की, लेकिन अगर बात तिजारत और कारोबार की जाए तो इस ज़मन में अभी काम करने की गुंजाइश बाकी है। especially on the trade and investment, we have long way to go. पाकिस्तान और श्रीलंका has a long पाकिस्तान और श्रीलंका के बेशुमार शोबों में बाहमी ताउन को बढ़ा सकते हैं। आपको सबसे ज्यादा पोटेंशियल किस शोबे में नजर आता है? म्यूचुअल बेनिफिट्स। Sri Lanka is the first country श्रीलंका पहला मुल्क है जिसने पाकिस्तान से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। 20 साल बाद पाकिस्तान की तरफ से 400 मिलियन की एक्सपोर्ट श्रीलंका को की जा रही हैं, जबकि श्रीलंका सिर्फ 100 मिलियन रुपए की एक्सपोर्ट पाकिस्तान को कर रहा है। अभी बहुत काम करने की गुंजाइश है। श्रीलंका में अभी इन्वेस्टमेंट के मौके पैदा हो रहे हैं। कोलंबो के बिल्कुल साथ चाइना के ताउन से एक पोर्ट सिटी बनाया जा रहा है। वो ऐसी जगह है जहां पाकिस्तान से ताजिर बरादरी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। इसके अलावा सयाहत में भी बहुत गुंजाइश है। पाकिस्तान और श्रीलंका में कनेक्टिविटी का बहुत मसला है। हमें इस पर काम करने की जरूरत है। अगर आप पाकिस्तान से श्रीलंका जाना चाहें तो आप सिर्फ लाहौर या कराची से ही जा सकते हैं। मुझे बेहद खुशी है कि आपकी काबीना ने पिछले हफ्ते पाकिस्तान और श्रीलंका के माबेन डायरेक्ट फ्लाइट्स में इजाफा किया है। Sal Air to start direct flights to Sri Lanka. That sounds wonderful. And as एक पड़ोसी मुल्क होने की हैसियत से खत्ते में अमन व अमान बरकरार रखने में आप पाकिस्तान की काविशों को कैसे देखते हैं? Particularly in the context of South Asia. Yes, Pakistan is a very strong country. You have पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। यहाँ की फौज बहुत मजबूत है और सबसे अच्छी बात यह कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है। मुसलमान ममालिक बिलखुसूस अरब मुल्क मदद के लिए पाकिस्तान की तरफ ही देखते हैं। मैंने देखा है कि पाकिस्तान किसी भी मुल्क की मदद बगैर किसी गर्ज के करता है। Pakistan is helping without expecting anything in return. Moving on, Pakistan has been facing challenges in the पाकिस्तान सिक्योरिटी और दहशतगर्दी के चैलेंजेस से दो चार है। श्रीलंका इन मसाइल से पहले ही गुजर चुका है। आपका ये तजुर्बा कैसा था? व्यूज पाकिस्तान's effort to combat terrorism and ensure national security. We had our final victory against the हम दहशतगर्दों के खिलाफ अपनी जंग जीत चुके हैं। हमने 15 साल पहले ही तमाम दहशतगर्द ग्रुप्स को अपने मुल्क से बेदखल कर दिया है। मैं पाकिस्तान को इस मसले पर इसलिए कोई मशवरा नहीं दे सकता क्योंकि पाकिस्तान की अफवाज हमारे लिए उस्ताद की हैसियत रखती हैं। जब हम दहशतगर्दों से लड़ रहे थे तब पाकिस्तान ही हमारी मदद कर रहा था और हमें सिखा रहा था कि दहशतगर्दों से कैसे लड़ना है। मैं ये समझता हूँ कि दहशतगर्दी एक कैंसर की तरह है। कैंसर से बचने के लिए तमाम कैंसर सेल्स खत्म करने होते हैं। अगर 1-2 सेल्स भी बच जाएं तो ये दोबारा फैल जाते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की डायरेक्शन ठीक है। अगर अल्लाह ने चाहा तो आपके यहाँ अमन जरूर आएगा। And you will prosper. Wonderful. The China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक बहुत अहम मंसूबा है। श्रीलंका CPEC को कैसे देखता है? क्या श्रीलंका के पास भी इस प्रोजेक्ट में शामिल होने का कोई मौका है? श्रीलंका to engage with CPEC. China-Pakistan Economic Corridor and your Gwadar Harbour.
सीपेक और गवादर जब मुकम्मल तौर पर फाल हो जाएगा तो ये पूरे खित्ते को बदल कर रख देगा, खास तौर पर यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं उस दिन बलूचिस्तान के वजीर आला से भी यही बात कर रहा था कि ये बहुत अहम मंसूबा है। गवादर पोर्ट की गहराई हर एक के लिए काबिले तारीफ है। सीपेक मंसूबे में खित्ते के तमाम ममालिक की दिलचस्पी है। श्रीलंका ने गवादर हब में एक छोटी सी स्पेस ले रखी है। हमारी शिपिंग कंपनीज की यहाँ बहुत दिलचस्पी है। जो इस खित्ते के समंदर की गहराइयों को जानता है वो इस प्रोजेक्ट पर जरूर शामिल होना चाहेगा। ये मंसूबा सब कुछ बदल कर रख देगा। पाकिस्तान को चाहिए कि ये मंसूबा जल्द से जल्द मुकम्मल करने की तरफ जाए। soon as possible. Fantastic, and we are really looking forward to have this beautiful जबरदस्त श्रीलंकन हाई कमिश्नर होने के नाते किन 2-4 चीज़ों पर आपकी नज़र है, ऐसे काम जो आप जाने से पहले करना चाहते हैं of your tenure, and what legacy do you hope to leave behind in Pakistan-Sri Lanka relationships? Yes, first, as I जैसा कि मैंने कहा कि तिजारत ऐसा शोबा है जहां दोनों मुल्कों को काम करने की जरूरत है। दूसरा, मैं चाहता हूं दोनों ममालिक के दरमियान सयाहत को ज्यादा से ज्यादा फरोग मिले। श्रीलंका में बुत मत बहुत ज्यादा हैं और पाकिस्तान में बुत मत मजहब के मानने वालों के लिए बहुत कुछ है। पाकिस्तान बुत मत मजहब के लिए बहुत तारीखी मुल्क है। हमारे लोग यहाँ आकर इबादत करना चाहते हैं। 2016 में टेक्सला से बुत मत मजहब से ताल्लुक रखने वाली बहुत सी चीजें हम श्रीलंका ले गए थे। इसके अलावा श्रीलंका की कुल आबादी 20 मिलियन है। पाकिस्तान में सिर्फ लाहौर शहर की आबादी ही श्रीलंका की कुल आबादी के बराबर है। बुद्ध मत मजहब के मानने वाले पाकिस्तान आना चाहते हैं। इन चीजों पर पाकिस्तान को बहुत काम करने की जरूरत है। 2 हफ्तों बाद पाकिस्तान का दफ्तर खारजा बुधा तहजीब पर एक बहुत जबरदस्त सेमिनार मुनक्किद करने वाला है। जैसा कि जॉन कैनेडी ने कहा था कि ये मत पूछें कि इस मुल्क ने आपको क्या दिया, ये बताएं कि आपने इस मुल्क को क्या दिया। ask not what the country can give you, Yes, ask what you can give to your country. beautiful. श्रीलंका ने हाल ही में मुश्किल मौशी सूरत हाल का सामना किया है। आपका मुल्क डिफॉल्ट हो चुका था। पाकिस्तान को भी इन दिनों ऐसे ही मुश्किल मौशी हालात का सामना है। आप पाकिस्तान को क्या मशवरा देना चाहेंगे? आप लोगों ने इस मुश्किल वक्त का सामना कैसे किया था? It worked for you. Yes, our economy. हमने बहुत मुश्किल हालात का सामना किया। दर हकीकत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने बहुत ज्यादा कर्ज ले लिया, ये सोचकर हम जल्द ये कर्जा वापस कर देंगे। लेकिन इसके बाद कोरोना आ गया। आप जानते हैं कि श्रीलंका सयाहत के लिए एक अहम मुल्क है। मगरबी दुनिया से बेशुमार सयाह श्रीलंका आना चाहते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से हमारी टूरिस्ट इंडस्ट्री बहुत मुतासिर हुई। हमारी मईशत का एक बड़ा हिस्सा सयाहत पर ही चलता था, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में मुआशी और सियासी बहरान आ गया। आपने पाकिस्तान का पूछा, मुझे समझ नहीं आता। पाकिस्तान के बहुत दोस्त हैं, उनको कहें कि यहाँ इन्वेस्ट करें, हम कोई टैक्स नहीं आयद करेंगे। इससे आपके फॉरेन रिजर्व्स ऊपर आएंगे और मुआशी सूरत हाल बेहतर होने लगेगी। पाकिस्तान की इंडस्ट्री और ज़राअत में बहुत पोटेंशियल है, आपको बस सही डायरेक्शन की जरूरत है। So it's only a matter of time for you to recover. I'm so glad that you have so thorough perspective about Pakistan economy and relation. मुझे खुशी है कि आपके पास पाकिस्तान के बारे में इतनी मालूमात है। अब रिवायती सवालों का सिलसिला ख़त्म करते हैं। अब मैं बढ़ना चाहूँगी अपने अगले राउंड की जानिब, जो कि है रैपिड फायर। इससे हम आपकी ज़ाती चॉइसेस का अंदाज़ा लगाएंगे। Your personal side as well. So shall we start? Yes. Your favorite Pakistani dish? Aloo paratha goes with mutton kadai. Wow. Best book you have had recently read? The poetry by the Alam Muhammad Iqbal. I just got a translation of Calling Marching Bell, the famous poetry. Favorite travel destination in Pakistan? Karachi. Fantastic. What's your go-to music genre? Music. Yes. My music is Sri Lankan music. Okay. Most memorable experience in Pakistan so far? Oh, 1996 World Cup winning. So cricket is one of the sports that Of connects course. us really Cricket deep. is our religion. Yes. Favorite sports team or player? Sports team, Sports team. Sri Lanka. Okay. And your favorite player, cricketer,
Matisha Patirana. What's your favorite way to relax? Argue with my wife. The most interesting person you have met in Pakistan? My driver. He think when we are going, he think मेरा ड्राइवर, क्योंकि जब भी हम सफर पर जाते हैं तो वो समझता है कि हमसे आगे वाली गाड़ी हमारे लिए खतरा है, इसलिए वो गाड़ी तेज चलाता है और सबसे आगे निकलने की कोशिश में रहता है। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। मैं जब भी लंबे सफर पर जाऊं तो गाड़ी में पीछे बैठने के बजाय उसी के साथ आगे वाली सीट पर बैठता हूं। and we enjoy, and he is very interesting man. Okay. Thank you very much, Your Excellency. It was a wonderful interview. बहुत शुक्रिया जनाब सफ़ीर, आपका इंटरव्यू करके बहुत मज़ा आया। मैं उम्मीद करती हूँ कि दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात इसी तरह इस्तवार हों। Having us and thank you very much for being the part of this Thank you, show. I hope कि आप लोगों ने ये इंटरव्यू एंजॉय किया होगा। It is very informative. अपना रखिएगा ख्याल। अब तक के लिए फ्लैग्स में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक। पाकिस्तान का जो खित्ता है और ये पूरा जो खित्ता है, इसमें अगर हम तख्लीकी हिस्स को देखें, तख्लीकियत को देखें, तो ये बड़ा कमाल है। यानी आप खैबर से आप कराची तक चले जाएं, बहुत सारी जगहों पे, जहाँ पे आप किस यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, आप कॉलेजेस में जाएं, कहीं पे भी आप जाएं, आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बग़ैर रिसोर्स के, बग़ैर बहुत ज़्यादा वसाइल के, उन्होंने ऐसे ऐसे काम कर रखे होते हैं कि इंसानी अक्ल जो है वो दंग रह जाती है। मतलब क्रिएटिविटी जो है वो पाकिस्तानियों में ऐसी कूट कूट के भरी हुई है। अगेन वसाइल नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत बहुत कमाल काम करते हैं और डिफरेंट फील्ड्स में करते हैं, चाहे वो साइंस है, चाहे वो आर्ट्स के मुख्तलिफ शोबे हैं। तो यहाँ पे आज हमने बात करनी है मर्दान यूनिवर्सिटी जो है उसका जो साइंस मेले के हवाले से, उसमें तलबा के ईजाद करदा जो नित नए साइंसी आलात के जो डिज़ाइंस हैं उनकी नुमाइश की गई, जिसमें तलबा और तलबात ने अपने प्रोजेक्ट्स बनाए। उनमें एक तालिब इल्म जो है वो मोहम्मद फ़िज़ान अख्तर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने बिजली से चलने वाली व्हील चेयर जो है वो डिज़ाइन किया है, लेकिन इसे इंसानी दिमाग उससे कंट्रोल किया जाता है। मज़ीद इस व्हील चेयर में क्या फंक्शंस हैं और क्या ये काम करेगी और किस तरह करेगी और कैसे दिमाग उसको कंट्रोल करेगा, ये मोहम्मद फ़िज़ान अख्तर से जानते हैं। फ़िज़ान भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो इसके जो हम पहले इसकी फंक्शनैलिटी पे आ जाते हैं। इसके क्या फंक्शंस हैं थोड़ा सा बताइएगा, और उसके बाद फिर मैं पूछूंगा कि ये फंक्शंस किस तरह काम करते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद फ़िज़ान अख्तर है और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ यूवीटी मर्दान से। बेसिकली ये व्हील चेयर जो है ये है ब्रेन कंट्रोल व्हील चेयर। इलेक्ट्रिकल व्हील चेयर है, लेकिन ये कंट्रोल मतलब मूवमेंट करेगी ब्रेन से। ये इस तरह मतलब कि ये इस तरह मूवमेंट करेगी क्योंकि इसके लिए हमने एक सेंसर यूज़ किया हुआ है, वो है EEG सेंसर जी। इसको बेसिकली कहते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम हेडसेट हम कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये व्हील चेयर ये सेंसर हम हेडसेट पहन के इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है आर्डिनो के साथ, और आर्डिनो आगे जो है उसके लिए मोटर ड्राइवर यूज़ की गई है, फिर उसके आगे जो है उसके आगे फिर गियर मोटर यूज़ की हुई है हमने। तो ये बेसिकली आपकी थिंकिंग पे चलेगी। अगर आप सोचेंगे कि मुझे आगे जाना है तो ये आगे मूव करेगी। अगर आपने सोचना है, आप चाहें कि मुझे पीछे जाना है या राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, तो ये आपकी फ़िज़ान ये जो इनपुट ले रही है मूवमेंट का, मतलब आप कह रहे हैं कि वो ब्रेन के साथ जो सेंसर्स लगे हुए हैं, अब वहाँ पे जो मोटर कॉर्टेक्स है, मतलब वो जिस तरीके से वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी हो रही है या जो भी है, उसको वो नोट करके फिर उसको आगे करती है, क्या करती है? जी, असल में अगर आप देख लें तो हमारे ब्रेन में जो है न्यूरॉन्स होती है, तकरीबन 100 मिलियन मेरे ख्याल से अराउंड अबाउट कोई न्यूरॉन्स होती है। उसकी मूवमेंट जब होती है तो उससे जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है वो जो है वेव्स की शक्ल में डिस्चार्ज होती है। तो वो वेव्स को हमने मुख्तलिफ नाम दिए हुए हैं, एक है अल्फा, बीटा, डेल्टा और बीटा। तो हमने जो काम किया हुआ है वो है अल्फा और बीटा पे, ठीक है। तो ये जो है ये सेंसर जो है हम इधर पहनते हैं, इधर नहीं है, इधर ये हमारे हेड पे जो है ना मुख्तलिफ जगह पे इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है, जहाँ से ये वेव्स निकलती है। तो हमने ये चीज़ जो है ना, इधर 3 इलेक्ट्रोड्स है, वो हेडसेट अगर आप देख लेना तो उसमें 3 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए, ठीक है। तो वो
वो हम एग्जैक्टली इधर पहनते हैं। जब आप सोचते हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी मतलब वो बीटा वेव्स जो है ना उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है और बाकी जो जितने वेव्स होती है वो डाउन हो जाती है, तो वो अटेंशन लेवल पे काम करती है, वो वेव्स कैच करके वो डेटा ट्रांसफर करके माइक्रो कंट्रोलर को देता है। बड़ी हैरत-अंगेज बात है। जी। अच्छा, जब आपने ये एक्सपेरिमेंट्स किए, इसका जो अगर मैं रेशियो पूछूं, सक्सेस रेशियो क्या है? यानी उन पेशेंट्स ने, उन लोगों ने जब उसको किया कि लाइक व्हीलचेयर को ऑर्डर किया कि इस तरफ मूवमेंट करना है, उस तरफ मूवमेंट करना है, तो आपने कोई इस तरह की भी चीज़ की होगी ना कि इसका सक्सेस रेशियो क्या है? सक्सेस रेशियो मतलब जरा आप थोड़ा मुझे और यानी वो जो सोचता है कि मैंने राइट जाना है या मैंने लेफ्ट जाना है, तो मशीन अकॉर्डिंगली राइट ही जाती है और लेफ्ट ही जाती है, वो जिस तरह मूवमेंट चाहता है उसी तरह मूवमेंट हो रही है। ये कितनी इसी तरह जी बिल्कुल हमने ट्राई भी किया हुआ है, पेशेंट्स पे भी ट्राई किया हुआ है, मुख्तलिफ 7-8 बंदों पे भी ट्राई किया हुआ है, ये बिल्कुल उसी तरह जाती है। अगर जिस तरह आप सोचते हैं तो उसी तरह ये मूवमेंट करती है। ज़बरदस्त। और इसकी जो अभी तक आपने कितना उसको डिफरेंट हॉस्पिटल्स में या मुख्तलिफ जगहों पे इसको टेस्ट किया है? बेसिकली ये साइकिल जो है अभी कस्टमाइजेशन पोजीशन में है ना, मतलब ये हमने अभी मार्केट पे लॉन्च नहीं की, या इसको जो है ना हमने एक ख़ास मतलब एक चीज़ डिज़ाइन करने वाले हैं इससे, ठीक है। ये असल में ब्रेन की जो एक्टिविटीज़ होती है ना वो बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर किसी की डिफरेंट होती है, तो उसके लिहाज से ये कस्टमाइजेशन पोजीशन में, मगर अगर किसी को रिक्वायर्ड है तो वो हमें कहे कि हम उसको डिज़ाइन करवा सकते हैं। अभी जो है मतलब ये इस पोजीशन में नहीं है कि हम हॉस्पिटल्स या फिजान ये बताइए, ये क्या इसको, क्योंकि आपने डिज़ाइन किया है, इसकी कास्ट के हवाले से आप बहुत अच्छी तरह आप इसको जानते हैं, ये आने वाले वक्तों में इसकी कास्ट इस तरह होगी कि आम आदमी की दस्तरस में आ जाए, यानी बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो? सर बिल्कुल, हमारी जो मोटिव है, हमारी जो ऑब्जेक्टिव है वो है, सबसे पहले पाकिस्तान के हवाले से हमने इस चीज़ को डिज़ाइन किया हुआ है और इस पे हम आगे भी काम करने वाले हैं। और बेसिकली ये काम मैं और मेरा भाई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही है, उसने मतलब हम दोनों ने इसको सोच को मतलब डेवलप किया है। पहले हमने आइडिया सेलेक्ट किया है और फिर मेरा भाई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो उसने इस पे काम किया, फिर फर्दर मैंने काम किया। अभी जो है ना हम जो है ना इसको आगे मज़ीद प्रमोट करेंगे। अभी हमारी तो न्यूरो की मदद आपने कहाँ से ली? क्या कोई न्यूरो फिजिशियन आपके साथ थे? किस तरह, मतलब वो आपने डिज़ाइन जब किया कि नहीं, बेसिकली इस तरह कोई न्यूरो फिजिशियन हमारे पास नहीं था। बेसिकली हमारी बैकग्राउंड है, मेरा मामू भी डॉक्टर है, मेरी सिस्टर भी डॉक्टर है, तो बेसिकली जो ये चीज़ें थी मतलब बेसिकली खुद भी स्टडी की हुई है, थोड़ी बहुत उनसे हेल्प ली है, क्योंकि ये इतनी मतलब हाई लेवल में हमने नहीं किया, मतलब बहुत कम लेवल पे हमारे स्टूडेंट लेवल बड़ा काम किया आपने, बहुत बड़ा फिजान, बहुत बड़ा काम किया आपने। और जो सबसे बड़ी जो मुझे खुशी हुई है जिस बात की, वो ये है कि आपकी अभी से ज़हन में है कि इसको हमने कास्ट के हवाले से इस तरह रखना है कि आम आदमी की पहुंच में जाए, आम आदमी के पास जाए। बिल्कुल सर, इसीलिए जो है ना हमने अभी NIC के साथ बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत शुक्रिया फिजान भाई, इसको मज़ीद आगे करेंगे और इसको मज़ीद बेहतर से बेहतर कीजिए, और उम्मीद है कि आप ये जो मशीन है ये बहुत काम आएगी लोगों के, ऐसे लोगों के जो जिनके लिए मूवमेंट जो है, हम तो उसको चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा था ये उनकी जो मूवमेंट है उसमें ये मुआविन साबित हो। हमारे पास एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही कमाल मेहमान हैं जिनका हमने इंट्रोडक्शन जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था उनका जिक्र किया था। उनसे मुलाकात करते हैं नियाजुद्दीन हुंज़ई से, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, बहुत कमाल फ़नकार, बहुत बड़े फ़नकार। और न्याज़ भाई का ताल्लुक़ हुंज़ा से है, अल्तित से है जी। मैंने इंट्रोडक्शन में ये कहा कि न्याजुद्दीन के हवाले से कहा जा रहा था वेयर इज़ न्याज़, छोटा सा बच्चा जिसका नहीं मालूम कि न्याज़ कहाँ है। आज तो टीवी पे है, लेकिन गांव ढूंढता फिरता था कि न्याज़ कहाँ है, और न्याज़ या तो
आप बताइए कहाँ कहाँ होता था न्याज? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्रोग्राम में आने का मेरा बहुत शौक़ था, बहुत शुक्रिया। क्योंकि आपको बहुत शुरू से मैं देखता रहता था। हुंजा में हमारा जो गिलगित बल्तिस्तान का खूबसूरती और वहाँ का टैलेंट दिखाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। तो वो कहते थे वेयर इज़ न्याज, हाँ, वेयर इज़ न्याज। सर मैं शुरू से ही लाहौर में ही हूँ। मैं सिंस 2005 से मैं लाहौर में सेटल हूँ। उससे पहले मैं हुंजा में था। हुंजा में फिर मेरा शुरू का जो स्ट्रगल था स्कूल के वक्त और म्यूज़िक सीखने के लिए, जाहिर बात है मेरे अंदर एक आर्ट छुपा हुआ था, तो उसको और भी मज़ीद सीखने के लिए फिर मैं डाउन पंजाब में आ गया, क्योंकि पंजाब क्लासिकल म्यूजिक का हब है। लेकिन वो वेयर इज़ न्याज एक्चुअली मैं उस हवाले से कह रहा हूँ, वो जो एक बच्चा है जो कभी सफ़ेदे के किसी दरख्त की टॉप पे बैठा हुआ है, कभी दरिया के नीचे उतर गया है, कहीं पहाड़ के ऊपर चढ़ गया है, तो वो कहते थे कि वेयर इज़ न्याज, कि न्याज कहाँ है। तो मैं उस हवाले से कह रहा था वहाँ से आपकी स्ट्रगल शुरू हुई। बिल्कुल। अच्छा, मैंने ये भी सुना कि आप क्रिकेट में आप ना आउट नहीं हुआ करते थे बिल्कुल मैं बैटिंग के दौरान, और आपको कोई आइसक्रीम या कोई चीज़ पे आती थी? मतलब जो है ना, मैं क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलता था, तो क्योंकि यार दोस्त कहते कि यार मैं कुलचा या कोई क्रीम रोल में लेके आया हूँ, ये लो बैटिंग। मुझे तो बैटिंग बचपन की बात है, वो मैं बैटिंग बेचता था। और मैं क्योंकि आउट नहीं होता था हमारे जो क्रिकेट टीम में, और स्पोर्ट्स वगैरह स्विमिंग और कोई ऐसी जगह नहीं है मैं जहाँ पे नहीं गया हूँ। एग्जैक्टली, बड़ी हैरानकुन बात है और बहुत बड़ी आप एक मोटिवेशन या क्या कहें, बहुत ही आपको देख के एक इंसानी हिम्मत और जो उसका जो अज़्म है जी, उस पर ईमान पुख्ता होता है। ये बताइए कि मौसीकी के वाले से जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फिर कितने इंस्ट्रूमेंट्स आपने सीखे? वक़ार साहब, ये है कि म्यूज़िक तो आपको पता ही है एक दरिया है। मैं तो एक दरिया के किनारे तक भी नहीं पहुंचा हूँ, अगर म्यूज़िक के हवाले से बात की जाए कि इतने बड़े बड़े सातिज़ा गुजरे हैं, बड़े बड़े उस्ताद। मतलब ये आपका हम्बलनेस बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जिस दरिया के किनारे पे भी आप पहुँचे हैं तो उसकी सदा जो है अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो आपकी मदाह, ईरान के लोग, अफ्रीका तक आपकी जो मदाहीन हैं या आपके जो तो मतलब। जी सर, बस असल में यह है कि मैं शुरू से ना बचपन से मेरा म्यूज़िक का बहुत शौक़ था, म्यूज़िक करने का। तो क्लास के जो हमारे डेस्क होते थे उस पे हम बजाते थे। तो मेरे घर में डांटते थे कि आप ये म्यूज़िक ना करो, आप क्या करोगे, कोई आप टीचर बनोगे, पढ़ो, यहाँ पे हमारे जो जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ वहाँ पे आप पढ़ाओगे, कल को आप, क्योंकि मेरे देखते थे ना कि ये क्या कर सकता है। घर वाले एक अलग सोचते, माँ बाप अपने बच्चे के लिए, लेकिन फिर भी मैं छुप छुप के कोनों में पहाड़ के कहीं पे जाके नीचे दरिया के किनारे छुप छुप के मैं बांसुरी बजाता था। अच्छा। वो फिर डांट पड़ते थे कि आप क्यों बजाते हो, अपना कैरियर पे ध्यान रखो, अपने पढ़ाई पे ध्यान रखो। लेकिन बहुत ज़्यादा सख्ती होती थी मेरे ऊपर, लेकिन फिर भी मैं ना हिम्मत नहीं हारे, फिर मैं आर्ट की तरफ आ गया। कमाल, ज़बरदस्त। और अभी आप कुछ सुनाए था कि फिर आप गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे? मैं इस वक्त भी ज़ाहिर बात लाहौर में हूँ, पंजाब के, पाकिस्तान का दिल, और पिछले 20 साल से यहाँ पे हूँ। तो ज़ाहिर बात यहाँ के भी एक अलग खूबसूरती है। मैं एक हमारे पाकिस्तान की शान थी, मैडम नूरजहां का गाना है, मैं ते मेरे दिल भर जाने, मैं रुबाब पे एक सुनाना कोशिश करूँगा।
नियाज भाई ये बताएं कि आप चलें ठीक है, एक होता है ना कि आप फ्लूट छुप छुप के बजाते थे, बांसुरी, उसके बाद ये जो अंदर एक जिस तरह मनाजिर की हवस होती है ना, मुझे लगता है आपके अंदर मौसीकी की वो इतनी ज़्यादा थी कि आपने एक इंस्ट्रूमेंट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, आप महारत हासिल करते चले गए। ये क्या था आपके अंदर, क्या था कि आप कि हर इंस्ट्रूमेंट सीखना है? वक़ार साहब, मेरा बहुत शुरू से ना मेरे बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स मुझे गिफ्ट मिले हैं। कोई डोलसिमर मिला है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो थाईलैंड से कहीं ना कहीं एक गिफ्ट मिले हैं इंस्ट्रूमेंट्स। मेरा शौक़ हुआ था कि मैं ये भी सीखूंगा और ये भी सीखूंगा, लेकिन आखिर में मैंने फ़ैसला किया है कि नहीं, एक उस्ताद का होना ज़रूरी है। आपके ऊपर एक हो जो आप जहाँ पे आप फंसते हो, जहाँ पे आपको मुश्किलात है, उसको हल करे। तो फिर मैंने एहसन पप्पू साहब है, पाकिस्तान के नामवर बांसुरी नवाज़ है, पूरा दुनिया फिरे है, ज़ाहिर बात है पूरा दुनिया जानती है। उनसे मैंने फिर बांसुरी की तालीम हासिल करना शुरू की। ये तमाम इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी आपने सीखे हैं, ये उन इंस्ट्रूमेंट्स के जो असातिज़ा हैं, ये तमाम आपने उनसे सीखे हैं? जी जी, नहीं, एक बांसुरी उस्ताद एहसन पप्पू साहब से, फिर मैं पियानो में शौक़ था, वो एक है हमारे उस्ताद मुनीर साहब, उनसे मैंने फिर पियानो की उनसे मैंने सीखा। फिर हमारा ज़ाहिर बात पहाड़ी इलाकों में भी रुबाब का एक वो है, तो अब रुबाब मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था। अब मेरा इंस्पिरेशन था उस्ताद हुमायूं सखी, जो अफ़गानिस्तान से है, लेकिन वो रहते हैं कैलिफोर्निया में, अमेरिका में। तो वो जब अफ़गानिस्तान आए, फिर मैं अफ़गानिस्तान चला गया। मुझे कुछ नज़र नहीं आया मेरे उस्ताद के अलावा, मैं वीज़ा लगवा के फिर मैं चला गया। वाह वाह। जून में चलता गया मैं और मेरा व्हील चेयर। मैं अफ़गानिस्तान पहुंचा, वहाँ पे दोस्त थे, उन लोगों ने वेलकम की, वहाँ उनके साथ बैठा। फिर मैंने उस्ताद को कहा कि मैं अफ़गानिस्तान आया हूँ। फिर उस्ताद हुमायूं सखी साहब हैरान हो गए, उसको लगा कि नहीं, ये कितना क्रेज़ है इसके अंदर, और इस हालत में, इस सिचुएशन में व्हील चेयर पे, अब वो बाई रोड अफ़गानिस्तान पहुँच गए, ये रुबाब के। अच्छा नियाज़ भाई, शुरू में ना जब हमने ये कहा कि नियाज़ुद्दीन हुनज़ई आएंगे, तो यही डिसाइड हो रहा था कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स किस तरह, मतलब वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहरहाल हम चाहेंगे कि रुबाब के अलावा फ्लूट थोड़ा सा आप आखिर पे सुना दें, तो क्योंकि सारे इंस्ट्रूमेंट्स तो अब पॉसिबल नहीं है। और हमारे साथ जो दायम है, मैं इनका जिक्र करना चाहूँगा। क्या वो एक शेर है, दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। दायम जो है ये 20 साल है, लेकिन आप इनकी महारत देखिए, कमाल। तो सर फ्लूट पे अगर कुछ? हाँ, मैं फ्लूट पे सर, मैं ज़ाहिर बात एक यहाँ हुंजा की यादें भी, अरे हाँ, हमारे गिलगित बल्तिस्तान, हमने इधर मैडम का किया, तो गिलगित बल्तिस्तान का भी जिक्र गिलगित बल्तिस्तान का भी ज़रूरी है, वरना तो मैं गिलगित बल्तिस्तान अभी जाना है, क्योंकि रास्ते में ही रोकेंगे, हमारा कोई टून नहीं बजा। एक पुराना गाना है, चिलास से मतुमिन गुसाई करो दसमिन बिचुमन। चिलास के जो काले काले जो बड़े रेगिस्ताने हैं, वो क्रॉस करके आया हूँ आपके लिए। तो इस शायर का पुराना वो गाना है, बहुत खूबसूरत, वो मैं फ्लूट पे कोशिश करता हूँ बजाने की।